Good morning, everyone. Today we are going to start the chapter 3rd, classification of elements and periodicity in the properties. Right? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये जो सेक्शन है 10th क्लास में फुल टॉपिक है ऑलरेडी, है ना. 11th वालों ने ऑलरेडी कर रखा है, बट स्टिल इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए. इससे आपको पीरियोडिक टेबल को मतलब समझना और भी इजी हो जाएगा और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को इजीली कवर कर पाओगे. राइट? सो दैट्स वाई आई एम कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब है बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल आज जिस टाइम पे है, जैसा भी बन रखा है, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, किस किस ने एफर्ट्स करे, एंड ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स. आखिर ज़रूरत थी क्या पीरियोडिक टेबल की, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है या हमें एक अरेंजमेंट चाहिए. ठीक है, तो बेटा देखो, केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो रखे हैं. अब आपको पता है ये लास्ट ईयर भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए थे और टोटल कितने हो गए हमारे पास 118 एलिमेंट्स, है ना. और मोस्टली अब जो एलिमेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं, दे आर मैन मेड, दे आर सिंथेटिक एलिमेंट्स. तो इसका मतलब अभी बहुत वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स और भी डिस्कवर हो सकते हैं. तो उस टाइम पे जब एलिमेंट्स बहुत कम थे और आज के टाइम पे जब एलिमेंट्स इतने हैं, तो इतने सभी एलिमेंट्स का डेटा क्या आप याद रख सकते हो? इतने सारे एलिमेंट्स की केमिस्ट्री क्या याद रखना ईजी है? तो डेफिनेटली आंसर होगा नो, बिकॉज हर एक एलिमेंट की बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, 1000 ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं ये लोग, है ना. और हर एक का अलग अलग वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है ना, एट्सेट्रा. तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हर एक एलिमेंट को याद रखना, उसके सारे कंपाउंड्स का डेटा याद रखना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी नहीं है ना. तो डेफिनेटली हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत थी पीरियोडिक टेबल की. ठीक है, अब इसके बाद में तो अब हम देखते हैं कि ट्रायल कौन कौन से करेंगे. सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल बेटा. इस पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हो अलग अलग कलर जो करे हुए हैं, ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, और ये इस टाइम का पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या फिर हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत एफर्ट्स करे गए हैं, तो पहले उनको देखते हैं, फिर बाद में इस टॉपिक पे आते हैं. सो द फर्स्ट वन वॉज डॉबराइनर ट्रायड. अच्छा, डॉबराइनर ट्रायड का क्या कॉन्सेप्ट है? ये सबसे पहला इंसान था जिसने ट्रायल किया कोई भी कि हाँ जी मैंने ना एलिमेंट्स को अरेंज करना है ना. तो इसने कॉन्सेप्ट बनाया ट्रायड का. ट्रायड मीन्स 3 एलिमेंट्स का ग्रुप लिया. कंडीशन ये थी कि इसने कहा तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम. उसने कहा कि जब 3 एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास में अरेंज करते हैं, तो आप एक चीज़ देखोगे उनमें कॉमन. ठीक है, वो चीज़ क्या है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं. उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ग्रुप बनाया. अब बेटा देखो, लिथियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, 3 का ग्रुप बनाया. तीनों का कोई मेरे को बता सकता है मास कितना है? तो बेटा लिथियम का मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39, और सोडियम का कितना होता है 23. तो इसने कहा कि देखो भाई, जब आप 3 सेम एलिमेंट्स को लेते हो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में मैंने लिख दिया, ठीक है. तो जब आप फर्स्ट वाले एलिमेंट का थर्ड वाले एलिमेंट के मास के साथ एवरेज निकालोगे, यानी आप लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज निकालो, 39 में 7 प्लस कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो. जब आप ये चीज़ करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, आपके पास आंसर आएगा 23. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डॉबराइनर ने कहा कि आई एम अरेंजिंग 3 सिमिलर एलिमेंट्स in increasing order of their mass such that the average of atomic weight of first and third element either it will be equal to the second one or it will be near by that. ठीक है, तो दोनों का एवरेज निकालोगे, या तो वो सेकंड वाले के इक्वल आ जाएगा या फिर उसके नियर बाय आ जाएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा. तो इसने कहा ऐसे ऐसे करके अरेंज कर दो. अब इतना ईजी तो था नहीं. ठीक है, इसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक ग्रुप बना दिया. सेम कॉन्सेप्ट के साथ इसने एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ग्रुप बना दिया.
उसके बाद में एक ग्रुप इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का बना दिया। बट प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक ऐसा अरेंजमेंट चाहिए था जो मीन्स कि सारे एलिमेंट्स को क्या करे, अलाइन कर दे। अब 2-3 ग्रुप बना के काम थोड़े ना चलेगा। तो फिर क्या हुआ, इसको डेफिनेटली हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया कि नहीं, हमें कोई और बेटर अरेंजमेंट चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद में कौन आ गया? अब देखिए, अब आ गया हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब ये जो आपके पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये किस पे बेस्ड है? ऑक्टेव्स। ऑक्टेव का क्या मतलब होता है? 8 एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, अब ये डेफिनेटली इसी बात पे फोकस करेगा। इसने कहा कि देखो, आप म्यूज़िक सुनते हो, उसमें क्या है, सारे गा मा पा, है ना? तो जब आप सारे गा मा पा के सारे सुर पढ़ते हो तो 7 सुर जब कंप्लीट हो जाती है म्यूज़िकल नोट्स, तो 8th कौन सा आता है? फिर फर्स्ट वाले के साथ लास्ट वाला सा ही होता है, और फर्स्ट वाला भी कौन सा होता है? सा। ठीक है, तो जब फर्स्ट और 8th म्यूज़िकल नोट एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? मैच। तो इसने कहा देखो, मैं भी ना एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ। मैंने 7 एलिमेंट्स अरेंज किए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मैंने 7 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में अरेंज किया। जब मैंने उनका अरेंजमेंट किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच कर रही हैं? फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, उस टाइम पे बेटा नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हो रखी थी, तो फ्लोरीन के बाद सीधा कौन था? उसके बाद में सोडियम डिस्कवर हो रखा था। तो इसने कहा कि सोडियम को मैं यहाँ रखने की बजाय मैं यहाँ नहीं रख रहा हूँ फ्लोरीन के बाद। वाई? बिकॉज सोडियम की प्रॉपर्टीज़ लिथियम के साथ मैच कर रही हैं। तो जैसे म्यूज़िकल नोट्स की 8th वाला जो नोट है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच कर जाता है, सेम यहाँ पे हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको लिथियम के नीचे रख दें। उसने रख दिया। उसके बाद में जब उसने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को रखा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट आया वो था पोटेशियम, और उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी लिथियम वाले ग्रुप के साथ। तो ये उसने कॉन्सेप्ट दे दिया। उसने कहा कि वेन एवर वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, every eighth element shows the similar properties with the first element। तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं एक गैप के बाद। तो इसने क्योंकि ये 8 का ग्रुप बनाया था तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नेम दे दिया इसको। बट था तो वैसे, अब भी देखो ना, अब भी थोड़ा अलाइनमेंट हमारा ऐसे ही है, लेकिन फेलियर क्यों था? ठीक है, फेल क्यों हुआ? रीज़न बेटा देखो कि अरेंज इसने किया 20 तक अरेंज कर दिए एलिमेंट्स को, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दिया। जब हमारे पास टर्न आती है हैवियर एलिमेंट्स की, लाइक जो हमारे पास इस टाइम पे हैवी मेटल्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करने की टर्न आती है, तो ये इसका फेल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा चाहिए जो हमारे सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सके, तो इसको भी हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये आया, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि मेन जो फर्स्ट टाइम अगर हम कहें ना, जिसने पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने ये बताया था कि हाँ जी हम एलिमेंट्स को इस वे में अरेंज कर सकते हैं, एक पूरा टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं, तो वो बेटा मेंडलीव था। ठीक है, मेंडलीव का एफर्ट जो है वो नहीं हम इग्नोर कर सकते हैं। मेंडलीव ने एक टेबल के फॉर्म में हमें पीरियोडिक टेबल बना के दिया था। अच्छा, इसने क्या किया? इसने देखा बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, इसने एक चीज़ देखी। इसने क्या किया कि उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड थे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव्स 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो रखे थे। इसने क्या किया? 63 कार्ड्स लिए। उन कार्ड्स पे क्या किया? इसने सोचा सारी प्रॉपर्टीज़ लिखने की बजाय हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्यों ना हम मेन प्रॉपर्टीज़ लिखें। तो इसने कुछ 1-2 हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज़ लिखी, जैसे एटॉमिक मास लिख लिया, है ना, कुछ डेंसिटी वगैरह, साइज़ वगैरह का लिख लिया। देन इसने केमिकल रिएक्शंस में से अगर लिखना था तो इसने एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स देखे एलिमेंट्स के, बस, बाकी किसी के साथ नहीं। उसने सोचा कि देखो, मेंडलीव ने सोचा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनके साथ जो कंपाउंड्स होंगे मोस्ट कॉमनली हम उनको कंसिडर करके चलते हैं, ज़्यादा लेके क्यों कंफ्यूज होना है। तो इसने ना एक कार्ड लेकर उस पर एलिमेंट का ये सारा डाटा लिख लिया। 63 कार्ड्स लिए, 63 एलिमेंट्स का सारा डाटा लेके वॉल पे लगा के उनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया कि कौन किसकी पोजीशन जो है वो ले रहा है और कैसे एक प्रॉपर अलाइनमेंट जो है वो बन सकता है।
फाइनली मेंडलीव एक कंक्लूज़न पे पहुंचा, ठीक है। उसने देखा कि जब वो एलिमेंट्स को कैसे अरेंज कर रहा है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। अगेन वो क्या कर रहा है, पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है कि हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अलाइन कर रहे हैं। जिसका सबसे कम वेट है उसको पहले रख रहे हैं और उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको अरेंज किया। जब हम अरेंज कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं, ठीक है। जैसे न्यूलैंड ने बताया था कि 7 एलिमेंट्स अरेंज कर दो, बाद में फिर प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, तो सेम इसने कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन इसने क्या किया था, बस इसका बेनिफिट ये था कि इसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा था एक प्रॉपर ऑर्डर में, और इसने एक पूरा आपके पास टेबुलर फॉर्म बनाया था। तो आपको पता है, ये आपने लॉ थोड़ा सा याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और व्हाट इज दिस लॉ? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, बेटा पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, है ना। कोई भी टेबल बनाते हैं उसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज़ को नाम दिया गया पीरियड्स का और कॉलम को नाम दिया गया ग्रुप्स का। ये याद रखना है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो अपने पीरियोडिक टेबल में इसने 7 पीरियड्स बनाए टोटल और 9 ग्रुप्स बनाए। एट दिस टाइम डाटा कुछ अलग है, लेकिन उस टाइम का याद रखना है, 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स, राइट। और उस टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हो रखी थी, और जैसे ही डिस्कवर हुई तो उनको उसने मतलब पीरियोडिक टेबल उसके साथ कोई अगर हम कहें कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्रिएट, कोई अफेक्ट नहीं हुआ अरेंजमेंट, ठीक है। उनके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया जिसको हमने ग्रुप 0 का नाम दिया था, ठीक है। तो मेंडलीव का हाईलाइटेड डाटा याद रखना है, मेनली इसके डिफेक्ट्स आपने याद रखने हैं, एडवांटेजेस याद रखनी है मेंडलीव्स की, बाकी ज़्यादा मतलब पीरियोडिक टेबल अब वाला ही याद रखो, वो बेटर है, ठीक है। चलिए तो अब कंटिन्यू करते हैं। मेंडलीव का समझ आ गया? हाँ जी बेटा, तो ये रहा कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिफेक्ट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के। तो क्या लगता है कैसे हेल्प किया हमें मेंडलीव ने? अब देखो बच्चा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो चुका है, एलिमेंट्स को इस अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया गया कि अब हमें प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रह गया, ठीक है। बहुत ईजीली हम सारी प्रॉपर्टीज़ याद रख सकते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। तो रीज़न क्या था कि जो आपके वर्टिकल कॉलम्स थे ना, कॉलम्स इनको जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर सेम, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड इसने क्या किया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अच्छा बच्चे, जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो उस टाइम पे क्या था, गलत पता था, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर गलत था। तो जब डी ब्रोगली ने उसको पीरियोडिक टेबल में अलाइन करने का ट्राई करा तो इसको लगा कि नहीं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कहीं पे कोई गलती हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा था कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट इसने कर रखी थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। अब इसको अपनी अरेंजमेंट पे इतना बिलीव था कि इसने बोला कि नहीं, मेरी अरेंजमेंट गलत नहीं हो सकती है, आपका एटॉमिक मास गलत हो सकता है। तो फाइनली उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इसका मास कितना था बेटा, 13.5 था बेरिलियम का मास, जिसको बाद में करेक्ट करके कितना करा गया, अगेन फाइंड आउट करा गया और पता चला कि इसका मास कितना है, 9। और ये एग्जैक्टली वहीं पे आ गया जहाँ पे इसको कौन रखना चाहता था, मेंडलीव रखना चाहता था, ठीक है। तो इसका मतलब इसने बेरिलियम का मास करेक्ट वाला फाइंड करने में आपको हेल्प किया। थर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब अगेन आप कॉन्फिडेंस देखो उस पर्सन का, है ना, वो जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा है तो अरेंज करते टाइम जब एलिमेंट्स प्लेस कर रहा है तो उसने देखा कि नहीं, ये एलिमेंट यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए। तो बीच में 2-3 एलिमेंट्स का गैप आ रहा था, तो इसने कहा कि नहीं, मुझे अपनी अरेंजमेंट पे फुल बिलीव है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने बाकी हैं और ये यहाँ पे आएंगे। और इसने क्या किया, वो एलिमेंट्स कौन से थे, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम। वो बेटा
किसके बिलो उनको प्लेस करा था, एल्यूमिनियम के, सिलिकॉन के नीचे प्लेस किया था, और इसने ना उनका नाम रख दिया था ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। उसका मतलब था कि ये जो एलिमेंट डिस्कवर होगा ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम के साथ मैच करेंगी। ठीक है, समझ रहे हो? अब जैसे मैं आपको ना पीरियोडिक टेबल पे ही बताती हूँ, आपको बेटर क्लियर होगा। लेट मी शो यू। सो अब यहाँ पे आप देखना कि इसने कैसे कौन से एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, मैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेटा इसलिए नहीं शो कर रही हूँ कि आप कौन सा पीरियोडिक टेबल याद रखो, मॉडर्न वाला याद रखो। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन। हाँ जी बच्चे, अब ध्यान से देखना, ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं गैलियम एंड जर्मेनियम, ये उस टाइम डिस्कवर नहीं हो रखे थे। ठीक है, और ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन किसके नीचे है, एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे। तो इसने ना कहा कि देखो एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो जो एल्यूमिनियम है और जो गैलियम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी। गैलियम उस टाइम पे डिस्कवर नहीं था, तो इसने गैलियम को पता क्या नेम दिया था, ईका एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम के जैसा एलिमेंट होगा ये। और जर्मेनियम को क्या नाम दिया था इसने, ईका सिलिकॉन। इसने ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन लिख के गैप छोड़ दिया और आगे एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया। और इसने ऑलमोस्ट आइडिया दे दिया कि जो बाद में हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ना, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी, मास नियर बाय इतना होगा, डेंसिटी इतनी होगी, वॉल्यूम इतना होगा, एट्सेट्रा। कुछ एस्टिमेशन बता दिए। और फाइनली बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो एक चीज़ नोटिस करी गई कि जो प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव ने बताई थी ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की थी, और बाद में उनको नेम दिया गया गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, लेकिन पहले क्या नेम इनको दिया गया था, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। फिर बाद में जब ये डिस्कवर हुए तो इनको वहाँ पे जो गैप यहाँ पे मेंडलीव ने छोड़ रखा था वहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम आते हैं वापस से एडवांटेजेस पे। ठीक है, तो बेटा देखो, अब एडवांटेजेस डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं, इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, लेकिन आपको पता है जब कोई भी ट्रायल करता है तो लिमिटेशंस तो होंगी डेफिनेटली, है ना। अच्छा, तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इसने कहा था कि मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पे इसने क्या कर दिया था, चीटिंग कर रखी थी। कुछ एलिमेंट्स को आगे पीछे अरेंज कर दिया था। ठीक है, इसको जहाँ पे सूटेबल लगा इसने प्लेस कर दिया, लेकिन मास का ऑर्डर सही नहीं फॉलो हो रहा था। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। अब इसमें क्या था, देखो भाई, इसने कहा था कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसने एटॉमिक वेट लिया था, और आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है, अब आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। सबका मास अलग अलग है, एक का 1 ग्राम है, एक का 2 ग्राम है, एक का 3 ग्राम है। तो सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन सबके आइसोटॉप्स हैं, सबके मास अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप मास के अकॉर्डिंगली अरेंज कर रहे हो तो फिर आप सारे आइसोटॉप्स को अलग अलग पोजीशन दो। आप एक आइसोटॉप को क्यों रख रहे हो? ठीक है, तो अगर आप मास को फॉलो कर रहे हो तो आइसोटॉप को भी अलग अलग पोजीशन दो। ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, सम डिसिमिलर एलिमेंट्स ग्रुप्ड टुगेदर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। कहीं पे ये भी प्रॉब्लम्स थी, कहीं कहीं पे हो ही जाते हैं अब इश्यूज़, है ना। उसने बेचारे ने इतना सारा लाइन करा है तो कहीं ना कहीं पे कोई गलती तो होगी। उसके बाद में बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की क्या प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन को रखा गया है ग्रुप 1 में। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में रखा गया हाइड्रोजन को, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटेलिक भी हैं, नॉन मेटेलिक भी नेचर शो करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो दो ग्रुप्स के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, एक तो ग्रुप 1 के साथ और एक आपका ग्रुप 17 जो हेलोजन्स का ग्रुप है, दोनों के साथ मैच करती हैं। तो कहते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ग्रुप मतलब 1 क्यों मिला हुआ है, हाइड्रोजन की पोजीशन गलत है। ठीक है, ये ब्लेम लगा दिया। उसके बाद में पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। अब आपने देखा ना पीरियोडिक टेबल में 2 हमारी रोज़ हैं जो हमने बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे रखी हुई हैं अलग से, उनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी हुई, तो उनकी प्रॉपर अलाइनमेंट क्यों नहीं करी हुई है, दिस वॉज द डिफेक्ट एंड अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब मेंडलीव ने इतना तो बता दिया कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, ठीक है, वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, तो रेपिटेशन तो हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बच्चे ये है कि उसका रीज़न क्या है, क्यों एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहे हैं। वैसे इस चीज़ को हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, अब पीरियोडिक मोशन बच्चे देखो, अर्थ है, सन के अबाउट रोटेट करती है ना, एक टाइम जैसे ही उसका एक सर्कल कंप्लीट होता है उसके बाद में फिर से रोटेशन स्टार्ट कर देती है, दिस इज़ पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली एलिमेंट्स एक टाइम के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको आप पीरियोडिसिटी बोलते हो। सो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। तो इसने ये तो बता दिया था कि पीरियोडिसिटी है, बट व्हाट वाज द रीज़न, ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन। अब इन डिफेक्ट्स को कवर करने के लिए नेक्स्ट कौन आएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टाइम का जो पीरियोडिक टेबल है दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका और मेंडलीव का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, एंड व्हाट इज़ दैट, द डिफरेंस इज ऑफ एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं करा, इसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करा है, और अगेन अरेंजमेंट वैसी ही है कि जो प्रॉपर्टीज़ मतलब एलिमेंट्स की हैं वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं हम लोग, दिस इज़ योर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, the elements with same properties repeat themselves after a definite interval of time. This is modern periodic law. याद रखना है, डिफाइन पूछ सकते हैं आपसे मॉडर्न periodic law का, 10th वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और इसने भी क्या किया, डेफिनेटली इसने भी अगर इसने बस एक ही चेंज किया है, एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर लगा दिया, और इसने कोई मतलब इसके पास वैलिड रीज़न है कि ऐसा क्यों किया। इसने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसने क्या किया था कि कुछ मेटल ली, उस पर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाया, कैथोड रेज को स्ट्राइक करवाया, और जब ऐसा किया तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही थी। अब इसने एक्स रेज जिस मेटल ने जो प्रोड्यूस करी उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट किया, और इसने चेक क्या करा कि फ्रीक्वेंसी जो एक्स रेज की है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसने नोटिस किया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एटॉमिक मास पे डिपेंड ना करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इसने कहा कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंगली एटॉमिक मास एक वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब जिस उस पर इतना रिलाई नहीं हम कर सकते किसी की प्रॉपर्टीज़ के लिए, एटॉमिक नंबर जो है वो बेटर प्रॉपर्टी है। अब दूसरी बात मैं और बताऊँ आपको पता है जो एटॉमिक मास है उसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों का टोटल, वो तो न्यूक्लियस होता है। और जब एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो मोस्टली तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियस तो बड़ा सेंटर में होता है, वहाँ तक तो कोई इंटरप्शन होती भी नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, बाकी तो किसी में करता नहीं है। तो इसका मतलब जब किसी की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेन कौन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए एटॉमिक नंबर बेस्ट है, एटॉमिक मास नहीं। तो इसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। इसने टोटल 7 पीरियड 18 ग्रुप्स बनाए, याद रखना है आपने, 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 18 कॉलम बनाए जिसको आप ग्रुप्स बोलते हो, ठीक है। तो ये तो था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद में एडवांटेजेस देख लेते हैं इसकी। एडवांटेज बेटा बहुत सारी हैं। इसने पीरियोडिसिटी का रीज़न बता दिया, ठीक है। इसने कहा कि एलिमेंट्स एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को अगर रिपीट कर रहे हैं तो उनके पास रीज़न है। रीज़न ये है कि जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो इसने रीज़न क्या बताया था, इसने रीज़न बताया हमारे पास क्या एक रीज़न दे दिया इसने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। वो मैं पीरियोडिक टेबल आपको शो करती हूँ फिर आपको पता चलेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए ना आप कंसिडर कर लो, मैं आपको बता रही हूँ, आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले सकते हो 2 एलिमेंट कंसिडर कर लो।
अब सपोज़ मैंने लिया आपके सामने यहाँ पे लिथियम, ठीक है, और एक लिया मैंने सोडियम। आपको पता है एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाती है? 2 1। 10th तक आप ऐसे ही करते हो, +1 वाले 1s 2s 2p करके देखेंगे, ठीक है। और सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 23। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। अब देखो लिथियम का जो लास्ट शेल है उसमें क्या है? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ 1 है, और सोडियम के लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। तो ये रीज़न बताया पीरियोडिसिटी का कि क्यों लिथियम और सोडियम की या पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं, क्योंकि उनके लास्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके पास, ठीक है जी। अब इसके बाद में पीरियोडिसिटी का रीज़न बता दिया। उसके बाद में इसने बेटर अरेंजमेंट एक तरह से करा है ना, प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए एलिमेंट्स का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर दी। इसने पूरे पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल को टोटल 4 ग्रुप्स बना दिए, जिसको ब्लॉक बोल दिया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। इससे हमें ये हो गया कि एक जनरल सा आइडिया हो गया प्रॉपर्टीज़ का कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। देन इजी टू आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ एलिमेंट। अब वाला जो पीरियोडिक टेबल है ना, अगर मैं आपको कोई एक एलिमेंट बता दूँ ना, कोई भी किसी का नाम ले दूँ, तो आप इजीली बता सकते हो इस पीरियोडिक टेबल की हेल्प से कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, ठीक है। तो उसकी पोजीशन आप इजीली बता सकते हो। उसके बाद में ये भी बता दिया कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और रीज़न क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन अब भी हमारे पास है। कौन सी लिमिटेशन है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन तो इस टाइम भी जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं और हैलोजेंस के साथ भी करती हैं, ग्रुप 1 के साथ भी, ग्रुप 17 के साथ भी। तो इसीलिए इसकी पोजीशन जो है हम सेटिस्फैक्ट्री नहीं मानते हैं। दूसरी चीज़ है बेटा पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। अब वाले पीरियोडिक टेबल में भी हमने 2 हॉरिजॉन्टल रोज को नीचे ही रखा हुआ है अलग से पीरियोडिक टेबल में से निकाल के, तो क्योंकि उसका अरेंजमेंट और कोई पॉसिबल है भी नहीं है, तो ये दोनों अपनी लिमिटेशन कंटिन्यू ही चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये नहीं है कि सिर्फ यही लोग आए थे, बहुत सारे आपके पास थे लोग जिन लोगों ने पीरियोडिक टेबल के लिए अरेंजमेंट बनाए। कुछ लोगों ने तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंजमेंट बना दिया है ना, कुछ लोगों ने ग्राफिकल फॉर्म में बनाया, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थे हमने सिर्फ वही करने हैं, ठीक है। तो सबको तो इतनी इम्पोर्टेंस है ना मिलेगी नहीं। अब मैं आपको बता रही हूँ जो इस वाला जो हमारा पीरियोडिक टेबल है न्यू वाला, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो टोटल बेटा ध्यान से देखना, हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं। दिस इज़ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 10th तक यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद 12th तक यहाँ आ जाएंगे, फिर 13 से लेके 18 तक। तो जितने भी वर्टिकल आपके पास हैं, वर्टिकल ये जो आपके पास लाइंस हैं, दीज आर योर ग्रुप्स। और टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हैं। सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, और जो 17 ग्रुप है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। ये नाम याद रखने हैं। ग्रुप 17 का नेम क्या है? हैलोजन। ग्रुप 18 नोबल गैसेस, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 10th वालों के लिए भी 11th वालों के लिए भी दोनों ने अच्छे से याद रखना है कि जो मैं नाम बता रही हूँ इस वाले ग्रुप को ये बोलते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद में ग्रुप्स पता चल गए। पीरियड्स क्या होते हैं बेटा? ये जो पीरियड्स हैं, अब जैसे फर्स्ट पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो उसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं। कौन? हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड ग्रुप में 8 एलिमेंट्स आते हैं, पीरियड में। ये थर्ड पीरियड, ये 4th, 5th, 6th एंड 7th। ये जो 2 हैं ये 6th और 7th पीरियड में ही आ रहे हैं, यहाँ पे इनकी लोकेशन है एग्जैक्टली, और इनको नीचे रखा हुआ है अलग से, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे हमारे पास 7 पीरियड्स हैं, है ना, एंड देन हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, राइट। अब
इस पीरियोडिक टेबल का हमें बेनिफिट क्या है, इसने टोटल पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन से ब्लॉक है हमारे पास, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट 2, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। जो लास्ट वाला 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है हमारा पी ब्लॉक। इसमें टोटल 6 ग्रुप्स आते हैं। जो सेंटर में हमारे 10 ग्रुप्स आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, जो पिंक कलर में है, और जो नीचे ग्रीन कलर में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ ब्लॉक। तो टोटल 4 ब्लॉक्स में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया। फ़र्क ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं और हम इनको ईजिली रिमेंबर मतलब कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़, ये सारी अपनी कॉपी पे लेक्चर सुनते टाइम नोट डाउन करनी है आपने। एस ब्लॉक जो है, इसमें मोस्टली बेटा मेटल्स होती हैं और यहाँ पे बहुत सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, ठीक है। उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, ठीक है। साइजेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इनके। और जो हमारे पास पी ब्लॉक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है एस ब्लॉक के। यहाँ पे ज़्यादातर आपको नॉन मेटल्स मिलती हैं, मेटल्स भी होती हैं, नॉन मेटल्स भी होती हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स, ठीक है। और इनके साइजेस बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये थोड़े हार्ड होते हैं एलिमेंट्स, राइट। एस ब्लॉक पी ब्लॉक का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। जो डी ब्लॉक है, जो बिल्कुल सेंटर में आता है, इसमें भी मेटल्स होती हैं, सारी की सारी मेटल्स ही हैं, ठीक है। और इसमें बहुत हैवी मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, मर्करी हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकल। जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, जो हैवियर मेटल्स हैं आपके पास, वो सारी डी ब्लॉक में आती हैं। ये बहुत ही आपके पास, अब आपको पता ना, आयरन, गोल्ड, ये कितनी हार्ड मेटल्स हैं, ये बहुत ही हार्ड हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। तो कुछ ऐसी हार्ड एंड स्टिफ हम आपके पास डी ब्लॉक में आ जाएंगी। और जो एफ ब्लॉक है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है। यानी कि वो स्टेबल नहीं है, कॉन्टीन्यूसली रेडिएशन से एमिट करते हैं एंड और कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाते हैं, डी और एफ ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि एस पी डी एफ एलिमेंट्स में वेरिएशन है क्या, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसके बाद में और कुछ आपको क्या याद रखना है, येस, वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर बेटा, जो एस है और जो पी ब्लॉक है, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो डी है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और आपके लिए क्वेश्चन ये है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे आपका एफ ब्लॉक है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, 3 टर्म्स याद रहेंगी। उसके अलावा ग्रुप 1 का नेम याद रखना है, ग्रुप 2 का याद रखना है, ग्रुप 17 का, 18 का याद रखना है। तो अभी तक के लिए इतना आप दिमाग में रख लो, पीरियोडिक टेबल को, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद में जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, फिर आपको ज़्यादा आइडिया होगा। और एक चीज़ और याद रखनी है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। और वाई दीज प्रॉपर्टीज़ आर सेम, बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, दीज आर सेम। होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कैसे पीरियोडिक टेबल यहाँ तक डेवलप होके पहुँचा है। अब इसके बाद में हम बेटा इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो होप क्लैरिटी हो गई होगी, है ना, हर चीज़ की, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।